स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजार में एक और सत्र जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स चौतरफा बिकवाली की गिरफ्त में एक बार फिर बाजार फंसता हुआ। ऐसे में आपकी क्या होगी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में बिकवाली का दबाव भारी। जापान में ब्याज दरें बढ़ने से बिगड़ा मूड। निफ्टी करीब 200 अंक टूटकर 21,850 के करीब आया। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% का नुकसान। आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी बिकवाली, 2% से ज्यादा टूटा निफ्टी आईटी इंडेक्स। ब्लॉक डील के बाद टीसीएस लगभग 3% तक फिसला। और 5 महीने की ऊंचाई पर क्रूड के पहुंचने से ऑयल मार्केटिंग शेयरों में भी दिखी बिकवाली। एचपीवीपी आईओसी तीनों ही 3% नीचे। वहीं एफएमसीजी, पेंट और टायर स्टॉक्स में भी आज दबाव। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया अवमानना की कार्रवाई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 हफ्ते के बाद की सुनवाई में उपस्थित रहने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब। 3% फिसला पतंजलि फूड्स। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024 ज़्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। और इस साल के अंत तक आएगी भारत में बनी पहली चिप। न्यूज़ 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत समिट में बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा भारत 2029 तक दुनिया की टॉप 5 चिप इकोसिस्टम में होगा शामिल। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में आज मंगलवार का सत्र मुनाफा वसूली या फिर मंदी वाला साबित होता दिखाई दे रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल की एक्सपायरी वाला दिन और रिकवरी के कोई आसार फिलहाल नहीं दिखाई दिए, ना ही अटेम्प्ट्स हुए हैं। कल आपको याद होगा 2 दफा कोशिश तो की थी इंडेक्स ने कुछ रिकवरी दिखाने की, लेकिन आज वैसे कोई संकेत नहीं। खुला ऊपर और लगातार फिसल ही रहा है। 21,800 के आसपास इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा और निफ्टी बैंक भी करीब कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 46,400 के करीब तक के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 सेशंस में प्रेशर जरूर रहा हो मार्केट में। 21,900 को होल्ड कर पाए थे, उसके नीचे खिसकना, आज 21,800 को टेस्ट करना, क्या संकेत दे रहा है? हर्षिता, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए अच्छे रहे। हर्षिता देखिए, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, हम एज ए ट्रेडर आई थिंक एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे थे और उससे इंतजार में हमें शायद पहले एक रेंज को प्ले कर रहे थे। हर्षिता, हमने कल भी बखूबी रेंज को प्ले किया था, लेकिन जैसे कि आप और मैं जब सुबह मॉर्निंग कॉल में उपस्थित थे, हम पुट राइटर के कन्विक्शंस पे प्ले कर रहे थे, हम कॉल राइटर्स के कन्विक्शन पे हाई लेवल से प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन एक बात ये हुई थी और ये लिखा भी था क्लियरली कमेंट्री में कि वो बहुत दिन नज़दीक है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा। आप बहुत दिन तक 50 डेमा का, बहुत दिन तक 20 डेमा का रेजिस्टेंस का सामना नहीं कर सकते। हालांकि ये ब्रेकडाउन आया आईटी की लीडरशिप में और आई थिंक टीसीएस ने उसको ट्रिगर कर दिया है। 850 अंक नीचे कल हमारे पास सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ थी, वो थी निफ्टी आईटी, और उसको टीसीएस ने हवा दे दी। सिंस हर्षदा, आईटी से मैं क्लू ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि बैंक निफ्टी आज कोलैप्स नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी आज कोलैप्स नहीं हुआ। अगर सिर्फ बैंक निफ्टी के आधार पे मेरे को निफ्टी ट्रेड करना होता तो शायद मैं सेल के बारे में बोलता भी ना। बट मुझे क्लू लेना है आज निफ्टी आईटी से, जो कि कल 50 डेमा को क्लोज करके बंद हुआ था, वायलेट करके बंद हुआ था। हर्षिता, क्योंकि निफ्टी आईटी का अभी 100 डेमा बहुत दूर है, 35,500 की रेंज में है, 500 पॉइंट का फर्दर अभी यहाँ पर पेन बाकी है, तो चांसेस ये हैं कि निफ्टी और आई थिंक किसके नीचे। निफ्टी आईटी से कोई रिकवरी नहीं है। और आप देखिए सुबह क्या बात हुई थी, हम लॉन्ग्स का अटेम्प्ट तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वो था 856 की रेंज में। 856 गया हर्षिता, और 856 गया, उसके बाद अब करीब करीब 21,827 पे हैं। मेरे ख्याल से हर्षिता, अब जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, वो ऑन द डाउन साइड 21,758 की ट्रैजेक्टरी है। वो सुबह मॉर्निंग कॉल की कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था कि द मूवमेंट यू विल ब्रीच 21,856 ऑन द डाउन साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 21,778, 21,749 के जोन में जाएं। अब ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं सुबह सुबह, उस लेवल की ब्रीच होने के बाद उनके लिए एक सेंस ऑफ आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स में दे देता हूँ हर्षिता,
आपकी स्क्रीन पर हर्षदा 3 कॉल्स आएंगी, आप खुद भी देखिए उसको। आज 21,900 जो आपकी कुछ देर पहले आपने कहा जो कि बार बार पुल बैक जनरेट कर रहा था, आप उस पर कॉल राइटिंग का क्वांटम देखिए। एक्सपायरी परसों है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, बट 21,900 के कॉल राइटर ने कंप्लीट ग्रिप ली है। आज सारा का सारा बिल्डअप यहाँ पे ही है, कंसंट्रेशन यहीं पे ही है। 22,000 के कॉल राइटर पे कन्विक्शन आ गया है, उसने करीब आउटस्टैंडिंग वाई कर दिया है 1 करोड़ 16 लाख का। लेकिन इंट्राडे में 21,900 की कॉल बाकी काफ़ी बिकी है, और अब कहीं पे बड़ा पुट्स का कंसंट्रेशन है तो वो 21,500 पे है। तो मैं 21,500 की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हर्षदा एक ट्रेड पर्सपेक्टिव यही बनता है कि अब जब तक 21,921 ये पहला कॉल राइटर, इसके जोन को हम बाइसेक्ट ना कर दें, वीकनेस परसिस्ट करेगी, वीकनेस परसिस्ट करेगी। और इन दैट सर्कमस्टेंसेस 21,749 की ट्रेजेक्ट्री मेरे को ओपन लग रही है हर्षदा। सो 21,900 21,921 के नीचे वीकनेस, सेल ऑन राइज, रिकवरी 21 के ऊपर ही आएगी। और अगर ये ऐसे ही सिंक हुआ जितना पेन आईटी में है, और निफ्टी को अगर आप आइसोलेशन में देखें विद आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी आईटी, 21,749 की पॉसिबिलिटी लग रही है हर्षदा। मैं बैंक निफ्टी को मानता हूं कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सिंक नहीं हो रहा है, और मैं इसको एज ऑफ नाउ हर्षदा हाथ नहीं लगाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और 100 डेमा के नज़दीक है हर्षदा। इसमें ट्रैप होने के चांसेस हैं। कहीं निफ्टी की वीकनेस और निफ्टी आईटी की वीकनेस करते करते अगर हम निफ्टी बैंक को शॉर्ट कर गए और इसने पुल बैक लिया तो ट्रैप होने का डर है। तो हर्षदा आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ऑन निफ्टी बैंक। निफ्टी की वीकनेस 21,749 के लिए ड्यू लगती है, मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है। और स्टॉप लॉसेस अगर आपके शॉर्ट ट्रेड हैं इस रेंज में तो वो परसिस्ट करते हैं 21,900 और 21,921 की रेंज में हर्षदा। तो वो इंडाइसिस पर लेवल्स फिलहाल 21,809 पर आ चुका है। याद रखिएगा 808 आज का लो है, और उसको टेस्ट करता हुआ एक बार फिर आपको दिखाई देगा निफ्टी का ट्रेड। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज ध्यान रखिएगा मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिली है बाजार में, तो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स में टीसीएस ऑफ कोर्स उस ब्लॉक डील के बाद रिकवर नहीं हो पाया है, अब 4,000 के नीचे खिसकता हुआ। एफएमसीजी काउंटर्स में खासा प्रेशर है, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पिटे हैं आज। बीपीसीएल ऑफ कोर्स कच्चे तेल में उबाल, और कंपनियां खुद प्राइस कट अनाउंस कर चुकी हैं, उसके बाद दबाव आता हुआ। सीमेंस, एक्साइड, यूबीएल जैसे काउंटर्स, कोलगेट जैसे काउंटर्स में वो बिकवाली की पोजीशंस कायम हैं। खरीदारी कहाँ हुई है? आज बजाज फाइनेंस थोड़ा सा स्टेबल रहा है, 1% ऊपर। बजाज ऑटो, हिंडाल्को, भारती एयरटेल जैसे ट्रेड्स में कुछ तेजी की पोजीशन जरूर देखने को मिली है। ओबरा रियल्टी हम देख रहे हैं करीब 1.5% ऊपर। एस्कॉट्स कुबोटा काफी दिनों बाद तेजी में गिना जा रहा है काउंटर। टीवीएस मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। लार्जली आज का जो ट्रेड है वो मंदी की तरफ ही बैठता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर आपने फोकस करना है, हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मिलते हैं। मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद, स्नेहा सेठ और श्रीकांत चौहान देंगे हमारा साथ। 2:15 बजे टीसीएस की आज की बड़ी ब्लॉक डील के बाद स्टॉक पर एक पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एफएमसीजी काउंटर्स में इतनी बिकवाली क्यों बढ़ रही है, इस पर नजरें रहेंगी। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रियम तोलिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:35 पर ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट में प्रोमोटर्स ने खरीदारी शुरू कर दी है, ये एक अच्छा संकेत नॉर्मली माना जाता है, उस पर नजरें डालेंगे। आज मार्केट बिग वॉइस में एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ने वाले हैं। 3:10 पर लेकर आएंगे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स का ब्यौरा, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये है आज का लाइनअप, और इस बीच वीरू मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ खिसकता हुआ। बिल्कुल हर्षदा, सही कहा आपने। मार्केट से डे लो और निफ्टी अब मॉर्निंग लोज को रिविजिट कर चुका है। थोड़ा सा एहतियात बरतिए यहाँ पर। हम एग्जैक्टली इस वक्त 11:45 के स्विंग लो को डॉट मैच कर चुके हैं, तो पॉसिबल यहाँ से एक पुल बैक थे, लेकिन 11,800 के नीचे याद रखिएगा 11,749 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। प्रेशर पॉइंट्स में क्या है? निफ्टी आईटी अब एक बार देख के आई डॉक्टर साहब 900 अंक नीचे, और एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज देखे आइए क्या कर रहा है ये जनाब। सुबह सुबह प्रेशर पॉइंट था, एज ऑफ नाउ इट्स 2849, ये भी ऑलमोस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त इस सेटअप को, और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? काफी डिफिकल्ट है, लेट्स टेक इट, क्योंकि मार्केट साइडवेज था पहले, फिर एक गिरावट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब
शायद एक अप्रूव मिल सकता है बजाज ऑटो में। ट्रेड कर रहा है 8610 के आसपास। टारगेट होना चाहिए 8800 का, और टाइट स्टॉप होना चाहिए। टाइट स्टॉप होगा 8550। 50-60 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, और 8800 के लिए शायद एक पॉसिबिलिटी है कल तक के लिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं, तेजी की तरफ ट्रेड पकड़े रहें। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, पॉलीकैब में बिकवाली करनी है। पॉलीकैब हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट करने लगा है। प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो पॉलीकैब के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4760 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और 4575 के टारगेट सेट करने हैं पॉलीकैब के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 4700 का पुट ऑप्शन जो 106 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 145 रुपए, 145 के टारगेट के लिए। ओके, तो आपका यहाँ पे पॉलीकैब की पुट ऑप्शन लेने का विकल्प है। पॉलीकैब एक बार फिर से डाउनसाइड में पार्टिसिपेट करता है और मानस उसे प्ले करते हुए। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। और मुझे समहाउ ये उम्मीद है कि निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल में 21,900 को इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए हमें। अगर नीचे जाते भी है तो जाके फिर जंप मार के ऊपर आना चाहिए। इसलिए मैं पॉजिटिव साइड पे कोटक बैंक में ट्रेड देना चाहूंगी फ्यूचर्स पे। कोटक बैंक के फ्यूचर्स एज ए डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास भी है, और यहाँ मुझे आज एक पॉजिटिव मूवमेंट की बहुत ही अच्छी कोशिश दिख रही है। 2 या 3 दिन के कंसोलिडेशन में से निकल के आज उसने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे डाउनसाइड पे अगर अब हम 1740 का लेवल सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा 1770 या 1780 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोटक में। इस भरोसे पर तेजी की पोजीशन की फ्यूचर्स में हम 21,900 के ट्रेड को तोड़ेंगे नहीं, उस लेवल को होल्ड कर पाएंगे। स्नेहा जी, आफ्टरनून, बताइए तेजी मंदी क्या ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा ऑन दी सेल साइड। अगर आप देखें तो मार्केट में करेक्शन आया है, जो सपोर्ट की बात कर रहे थे 21,900 वो ब्रीच हुआ है। एफआईज की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, कैश में भी सेगमेंट थी कल के सेशन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है करके सेल साइड से एलएनटी ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस के थ्रू जो एट दी मनी की पुट ऑप्शन है 3,500 की, वो बाय करने की सजेस्ट करूंगी। 40-42 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 27 का रहेगा, टारगेट 77 तक के रहेगा। ये एलएनटी पर भी एक शॉर्ट कॉल आता हुआ 3500 का पुट आप लेकर चले, जो इस समय आपको 42 के आसपास दिखाई दे रहा है। 35 तक जाने के पूरे आसार दिख रहे हैं। प्रशांत, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड, तेजी या मंदी? तो हर्षा जी, इस सीमेंट सेक्टर में थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है मुझे। गुड आफ्टरनून यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसीसी एक अहम सपोर्ट को ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है, 2400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज का जो हाई बना हुआ है 2450, उसको स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी चाहिए। 2455 ये स्टॉप लॉस रखेंगे आज के जस्ट ऊपर, और यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 2320 से लेके 2300 तक का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पे प्रशांत जी का। इस बीच चलते हैं, सेल ट्रेड है एसीसी पर, आशीष बहती जी के पास। आशीष, आप क्या पिक कर रहे हैं? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद, माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़बान स्लिप कर गई। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आज ये पेन आईटी की लीडरशिप में, और टीसीएस आज इसे कह सकते हैं कल्प्रिट। आई मीन फाइनली जिसने 50 डे को ब्रीच करने की हमको आई थिंक गुंजाइश थी। आपका व्यू, स्पेशली पहले तो आईटी पे जानना चाहूँगा। अब आईटी इंडेक्स 919 अंक नीचे, दैट मीन्स ये अब ये फॉल जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का होने जा रहा है। आपका टीसीएस पे व्यू, आइसोलेशन में पूरे आईटी पे, क्या ये एक डीप डाउनसाइड खोल सकता है निफ्टी आईटी स्टॉक्स में? 2 इंसिडेंट हो गए आज, टीसीएस का, कल कोफोज का। आपका आईटी पे व्यू और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो 2 चीजें, एक जो एक्सपेक्टेशन है आईटी सेक्टर के साथ एज फार एज क्वार्टर 4 अर्निंग्स रहेंगी, 1-2 हफ्ते में अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी आईटी सेक्टर के साथ, और मानना यही है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं ये शायद म्यूटेड रहेंगे इवन फॉर Q4।
तो नॉर्मली Q4 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत डिसीजन मेकिंग क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, बट दिस टाइम क्योंकि एक स्लोडाउन हम विटनेस कर रहे हैं शायद अभी भी यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी, अक्रॉस बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑर्डर्स हैं इसमें थोड़ी स्लोडाउन देखने मिलेगी। एंड अगर ऑर्डर्स में स्लोडाउन देखने मिलती है तो एग्जीक्यूशन देयर ऑफ एंड एक्सपेक्टेशंस जो कांस्टेंट करेंसी और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है ये थोड़ी लोअर या म्यूटेड साइड पर रह सकती है। दूसरा आई थिंक जो इबिट परफॉर्मेंस रह सकता है ये भी थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज और स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज रहती है वीरू, जो मल्टी बिलियन डॉलर डील्स देखना चाहती है, क्या कोई प्राइसिंग एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ये मार्केट्स देखना चाहते हैं Q4 में। लुकिंग एट हाउ कमेंट्री इज स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज की यूएस लिस्टेड नैस्डैक के ऊपर थोड़ी सॉफ्टनेस वहां झलक रही है, और इसलिए आई थिंक थोड़ी क्यूज आईटी स्टॉक्स वहां से भी ले रहे हैं। हालांकि हमारी जो कंपनीज है दे आर मोर आउटसोर्सर्स, जिसका प्लेटफॉर्म या प्रोडक्ट के साथ कोई संबंध नहीं, बट एक जनरल स्लोडाउन की एक फीलिंग आ रही है जो 102 तिमाही चल सकती है। मिड कैप्स हैव डन रिलेटिवली बेटर वीरू जी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस एक ऑन द हायर साइड है और सिग्निफिकेंट पुल बैक ये स्टॉक्स को देना लाजमी है। तो आई विल वेट फॉर पुल बैक्स पोस्ट नंबर्स ऑन स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट एज एन एग्जांपल, एंड देयरफॉर आई थिंक बहुत सिलेक्टिव रहना जरूरी है विद इन द आईटी पैक का। जहां तक एक वॉचलिस्ट का सवाल रहा है मार्केट्स पे, थिंक हमें लगता है थिंक फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो एक वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं ऑब्वियसली फार्मा will come at some point of time to be of a severe of sorts, और इसमें हमें लगता है आई थिंक जो चुनिंदे स्टॉक्स हैं, एग्जांपल नैटको फार्मा की अगर मैं बात करूं, अगर पुल बैक देता है यहाँ से, ईपीएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी तगड़ी है एज वी सी एट मार्केट्स में इंडिया, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस 75% के ऊपर है, इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस थोड़े स्टिकी है, ऑन्कोलॉजी इज द ओनली सेगमेंट विद इन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी इबिटा मार्जिन्स हैं 38-40% के आसपास, दे आर इनटू हाई ब्रांडेड जेनेरिक मार्जिन बिजनेस। 23 पैराफोर्स एप्लीकेशन में जो 15 पाइपलाइन में है, तो ये अप्रूवल्स आते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो हाई मार्जिन और हाई वैल्यू को हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिवली फार्मा में आप वॉच लिस्ट बनाएं। नैटको इज समथिंग दैट वी विल कीप ऑन आवर वॉच लिस्ट अगर ये पुल बैक्स देता है। नैटको पर नजरें, लेकिन आईटी की बात हो रही है तो आज के बड़े एलिफेंट को एड्रेस कर ही देते हैं, वो है टीसीएस। यहाँ पर ब्लॉक डील हुई, उसके बाद स्टॉक देखिए दबाव में है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आ गई, लगभग 4% इंट्राडे में करेक्ट कर चुका है, 4.25% की गिरावट अब डे लो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टीसीएस में टाटा सन्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, किस प्राइस पर हुआ वो सारे डिटेल सुमित के साथ। तो एक बड़ी ब्लॉक डील आज टीसीएस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है, और इस ब्लॉक डील में जो कल शाम तक डिटेल दी गई थी, करीब करीब 2.3 करोड़ शेयरों के आसपास सौदा होगा। आज सुबह से 2.2 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है, जो कि करीब करीब 6,890 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है। 0.5% के आसपास से ज़्यादा का हिस्सा टाटा सन्स ने टीसीएस के अंदर बेचा है। मल्टीपल वजहें हो सकती हैं, चाहे वॉर चेस्ट तैयार करने की बातचीत हो, चाहे सेमीकंडक्टर कारोबार में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी इस्तेमाल करी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स को आप जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी, या फिर डेट रीपेमेंट भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिर भी टाटा सन्स के लिए टीसीएस हमेशा से ज्वेल था, ज्वेल है और अभी भी रहेगा, वो आप हिस्सेदारी से ही देख सकते हैं। ये करीब करीब की हिस्सेदारी है, ये प्री ब्लॉक हिस्सेदारी है टाटा सन्स की, करीब 72.4% के आसपास टीसीएस के अंदर हिस्सेदारी ओन करते हैं। टाटा पावर करीब 45% के आसपास, टाटा मोटर्स करीब करीब 43.7% के आसपास, टाटा एलेक्सी में 42.2 और ट्रेंट में करीब करीब 42.2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। टाटा स्टील में 31.5%, टाटा केमिकल में 32%, टाटा कंज्यूमर में 28-28%, टाइटन में 20 से 21%, टाटा कम्युनिकेशन में 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ना केवल टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है, बल्कि कैश काउ भी है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। FY 23 में करीब करीब 30,130 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला था टीसीएस के जरिए, उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी है। FY 22 में करीब करीब 11,265 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। FY 21 में करीब करीब 8,645 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। वहीं FY 20 में भी करीब 22,971 करोड़ रुपए का एक डिविडेंड दिया गया था, यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड था। FY 19 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का, और FY 18 में भी करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टीसीएस ने टाटा सन्स को पे किया था। तो ये लगातार कैश काउ के तौर पे तो है ही, लेकिन अभी 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी टाटा सन्स के बेचने की खबरें हैं। अब देखते हैं किस तरह की डिटेल शाम तक आती है।
शुक्रिया सुमित, इस आई थिंक पूरी खबर को एक बार फिर से स्क्रीन पर रखने के लिए, समझाने के लिए। भले ही टीसीएस टाटा सन्स के लिए कैश काउ हो, लेकिन इस वक्त कैश बंद कर रहा है ये बाजार का। टीसीएस आपकी स्क्रीन पे डे लो, निफ्टी आईटी अभी हर्षदा और मैंने इस कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी वॉज डाउन आई थिंक 850 पॉइंट्स, 850 अंक। हर्षदा 1025, और ये लीजिए देखिए निफ्टी पे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी है एक बार फिर से 800 टूटेगा। इट्स नाउ 794। अब डाउन साइड में हम हर्षदा ये 2 दिन आई मीन संजोग नहीं हो सकता। कोफोर्ज और आई थिंक टीसीएस, ये जो टाटा सन का चंक बिकने आया, क्या ये एक हंट, और क्या ये आई थिंक वो जो हम पूरा वो चीज़ देख रहे हैं ना, आई मीन प्रमोटर सेलिंग एट बेस्ट प्राइस, क्या उसको हवा दे रहा है एक बार फिर से? सुबह से तो आपने इस पे कई बार डिस्कशन किया भी है। एक्चुअली वीरू, ये टीसीएस वाला मामला तो थोड़ा सा अलग है। टीसीएस वाला मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो टाटा सन्स की लिस्टिंग की बात हो रही थी, राइट? अब उसमें कंपनी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी लिस्ट हो, अब इसलिए उनको अपने डेट को खत्म करना पड़ेगा। अब 2 चीजें हैं, क्या वो डेट कम करने के लिए टीसीएस में हिस्सेदारी बेच रहे हैं? अब क्योंकि जैसे सुमित भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए जब भी टाटा सन्स को जरूरत पड़ी है तो सबसे ज्यादा टीसीएस ने ही उनको पैसे निकाल कर दिए हैं, तो आप उन्हें एटीएम कहे या फिर कैश काउ कहे, ईदर वेज, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हिस्सा है। अब 2 चीजें हो सकती है, शायद यहाँ पर वो डेट कम करने के लिए कुछ और आगे बिक्री होती हुई दिखाई दे, या फिर जो बड़े इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर साइड पर ये कर रहे हैं उसके लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो भी लार्जली फंड टाटा सन्स ही करने वाला है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पैसा लगेगा। तो इट्स स्टिल, वर्ड स्टिल आउट कि किसके लिए दरअसल टाटा सन्स ने ये किया है, लेकिन हाँ है जहां पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और जो सबसे ज्यादा वैल्यूड एसेट है, वहां पर उनको बस थोड़ा सा हिस्सा बेचना, 0.64%। अगर अच्छे वैल्यूएशंस पर बेचना होता तो शायद आगे भी निकलते दूसरी कंपनियों में, बट वील हैव टू वेट इट आउट आई गेस। टीसीएस पर एक प्रशांत टेक्निकल पर्सपेक्टिव आप दीजिए प्लीज, कंसिडरिंग ये क्रैक्स इसके गहरे होते दिखाई दिए हैं। अब आज सुबह तक तो यही लग रहा था कि ठीक है आप ये ब्लॉक डील करेंगे 4001 के भाव पर, उसके बाद स्टॉक में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पुल बैक आ जाता। आज तो ये 4000 के नीचे खिसक रहा है। तो हर्षा जी, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सबसे जो अहम सपोर्ट है वो करीबन अगर हम देखें तो 2 फरवरी के आसपास एक जो गैप का सपोर्ट है वो है करीबन 3960, 3960, 3950। हम बिल्कुल उसी सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वहां से बाउंस मिले तब हमें आगे का डिसीजन लेना होगा। तो फिलहाल एक काम कर सकते हैं कि जिनके पास लॉन्ग्स हो और जो स्टक है उनको 3940 या 3930 इस रेंज के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहे। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है आप बिल्कुल इंटैक्ट रह सकते। टीसीएस पे टेक्निकल सेटअप 3979, और इसके साथ जो लपेटे में आज निफ्टी आईटी में है, जरा निफ्टी आईटी के कंट्रीब्यूटर्स को रखेंगे आप एक बार प्लीज़। एक बार आप इन्फोसिस लेके आइएगा। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे करीब 1563 पे आके ट्रेड करता हुआ, और इन्फोसिस को आप कह सकते हैं कि ये सबसे वीक स्ट्रक्चर था पूरे आईटी स्पेस में। रचना जी, आपका व्यू इन्फोसिस पे क्या बन रहा है? क्योंकि इस आई थिंक आज टीसीएस की खबर ने, निफ्टी आईटी के ब्रेकडाउन ने इसको निफ्टी आईटी के फॉल से कहीं ज़्यादा दूर जाके प्लेस कर दिया है, मतलब ऑन द डाउन साइड। अभी निफ्टी आईटी पे 50 EMA टूटा है, निफ्टी इन्फोसिस जो है वो 100 EMA के ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इन्फोसिस पे 200 EMA की पॉसिबिलिटी बन चुकी है? आई एम आस्किंग फॉर 1520 ऑन द डाउन साइड, आपका व्यू? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1520 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, और यहाँ पे अभी जहाँ पे प्राइस बैठा हुआ है विच इज 1568 ऑन फ्यूचर्स, ये अपने आप में एक सपोर्ट है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत बुल और बेयर की फाइट जरूर होगी, लेकिन अगर मल्टी डे के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से ये काउंटर और फर्दर नीचे जा सकता है, नॉट नेसेसरीली ऑन इंट्राडे अभी आखिरी 1 घंटे में, लेकिन मल्टी डे में फर्दर नीचे जाने के चांसेस है। जी, फर्दर नीचे जाने के चांसेस हैं। इन्फोसिस काफ़ी ख़राब। इस बीच निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा कंफर्ट अगर कोई जुटाने की कोशिश कर सकता है, दैट्स HDFC बैंक। आज HDFC सिंक नहीं हुआ। एक बात है, HDFC बैंक की माननी पड़ेगी आपको,
जिस दिन बाजार में दूसरी दिक्कतें हो ना, उस दिन HDFC बैंक आपको परेशान करने नहीं आता है। ये मैंने देखा है अक्सर। जिस दिन IT कोलैप्स हो रहा हो, इन्फोसिस, TCS, चाहे वो क्रूड में आग लगी हो, उस दिन HDFC बैंक आपको रत्ती भर दिक्कत में नहीं डालेगा। आज सुबह जो लोज लगे ओपनिंग के वक्त, उसको रिविजिट पूरे दिन नहीं किया, और यही एक कारण है कि निफ्टी बैंक का फॉल अभी भी आई थिंक सिर्फ 250 अंक नीचे है। बट स्टिल आई मीन कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं विद इन निफ्टी बैंक। एक बार आप लेके आइएगा सबसे मजबूत कड़ी जो रही है एक्सिस बैंक, उसको इट्स 1048 और माइनस 1048 पर आपका एक्सिस बैंक पे व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे ये एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री में आ गया है जिसमें मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मई 2023 से लेकर अब तक इसने बार बार बॉटम क्रिएट किया है। आई मीन 100 डे में -10-20 रुपीज़, इस ट्रेजेक्ट्री में अमूमन इसमें एक बाइंग आ जाती है। आप 1048 के प्राइस को कैसे रीड कर रहे हैं? आपका व्यू इस वक्त इस पे एक्सिस बैंक पे क्या है? नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल पुल बैक था, लेकिन स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस लिया। तो पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 1022 है, उसकी तरफ जाने के लिए। तो अभी तक का तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है मेरे ख्याल से। अब खरीदारी आप तभी करें जब 1070 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी ना करें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1061 के रहेंगे और टारगेट 1020 के आसपास के रहेंगे। अभी भी खरीदारी अटेम्प्ट ना करें, मंदी की तरफ ही रहना है। 1020 तक आ सकता है ये काउंटर एक्सिस बैंक का। अच्छा, फार्मा की बात यहाँ पर मयूरेश ने की। डिफेंसिव्स में हम बात कर रहे हैं IT की, लेकिन फार्मा इंडेक्स नीचे, IT इंडेक्स नीचे। तीसरा डिफेंसिव FMCG लोग कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम मेंशन कर रहे थे वो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट TCS के कॉन्टेक्स्ट में या फिर टाटा सन्स के कॉन्टेक्स्ट में, दिसंबर 2024 उतना ही आपको टाइम लगेगा देश की पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में देखने के लिए। जी हाँ, न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम राइजिंग भारत समिट में इस बात का ये ऐलान खुद IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा है कि देश 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम्स में से एक होगा। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024, ज़्यादा दूर नहीं, वही गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। देखो, 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे जब तक सही नीति और सही आपका फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं होता, तब तक नहीं हो पाता। मोदी जी का इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है कि हमें विकसित भारत को जब बनाना है, उसके फाउंडेशन में क्या क्या लगेगा। उसके फाउंडेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि आप जो घर में TV देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देखो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम वो देखो, या जो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है वो देखो, या कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो देखो। हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। तो ऑफ कोर्स लगभग हर प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर लगेगा और भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप 2024 यानी कि इस साल दिसंबर तक आप देख लेंगे। इनफैक्ट बहुत लिमिटेड वो हार्डवेयर प्लेयर्स हैं जो शायद इस पूरी सेमीकंडक्टर एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। मयूरेश, आपने कुछ गणित बैठाया है क्या कि किसको सबसे ज्यादा फायदा लिस्टेड पेयर्स में मिलेगा? आई थिंक CG पावर इकलौती वो लिस्टेड कंपनी है जिन्होंने वो प्लांट साइन किया है। बिल्कुल, और आई थिंक CG पावर विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि जब प्लांट फंक्शनल होगा और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा अगर दिसंबर में पहली चिप आएगी, तो आई थिंक जो इंक्रीमेंटल केपेक्स लगेगा और प्लांट अगर ऑपरेशनल होके यूटिलाइजेशन लेवल स्टार्ट होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन इमीडिएटली स्टार्ट होगा। वो अनअब्जॉर्प्शन शायद मार्जिन्स को दबाव में ना लाए। तो CG पावर इज विद इन द लिस्टेड प्लेस, जो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। बट EMS प्लेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है केन्स हो या एवलॉन हो, ये कंपनीज भी आई थिंक जो बॉक्स बिल्ड टेक्नोलॉजीज है इनकी, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस एज वेल। इनफैक्ट अगर आप इनके कॉन कॉल और अगर आप इनके प्रेजेंटेशन में देखें तो 2-3 स्लाइड्स तो एज एन एग्जांपल जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहते हैं PCBs,
उसका जो एक डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन है वो उन्होंने दिया है। तो ये लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट ऑल दीज ईएमएस प्लेयर्स विल आल्सो प्रोबब्ली स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस चिप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ इट, जो शायद ये ईएमएस कंपनीज को भी बेनिफिट करे। इस आप अनलिस्टेड मार्केट में पैसा लगाते हैं क्या, आपकी कंपनी? जी हाँ, हमारा क्वांट फंड है जो इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाता जो अनलिस्टेड प्लेयर्स को भी पिक करता है शायद। है। लिटिल बिट ओके, आपने ये योटा डेटा सर्विसेज के बारे में सुना है क्या? YOTTA। नहीं सुना नहीं है, बट आपके पास कुछ जानकारी हो तो भेज दीजिए। हाँ नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। और ये कंपनी है जो एनवीडिया के साथ करार कर रही है और भारत की पहली कंपनी है जो लगभग 10 से 16 हज़ार के चिप्स खरीद रही है एनवीडिया से। तो अब होपफुली एनवीडिया के जो हेड है CEO जेंसन साहब जब भारत आए थे लास्ट, उन्होंने मेंशन किया था कि हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और टाइप्स करना चाहेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा स्टार्टअप है। आज ही इस पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और मुंबई बेस्ड ही है, तो शायद आपकी बातचीत हो या हमारी बातचीत होगी तो आगे और डिटेल निकाल कर आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एनवीडिया की 16,000 चिप्स इन्होंने खरीदे। ऑफ कोर्स बाकी सब कंपनियां तो लाखों करोड़ों में खरीद रही है, लेकिन 16,000 छोटे से ही शुरुआत हो रही है। एक इंटरेस्टिंग प्लेयर वो उभर कर आएगा। हाउएवर लिस्टेड नहीं है, बस जानकारी के लिए मैं कह रही हूँ। अच्छा, इस बीच 500 पॉइंट का नुकसान मिड कैप में, लेकिन इस सब गिरावट के बीच एक स्टॉक लेकर आइए। स्नेहा जी, आपकी नजर गई हो या नहीं बताइए, बजाज फाइनेंस पर। ये थोड़ा सा रिजिलियंट लगने लगा है। 6,618 का स्तर इस समय स्क्रीन पर, आज 1.5% ऊपर। इनफैक्ट धीरे धीरे करके इसकी चाल अब तेजी की तरफ आ रही है, लेकिन क्या अटेम्प्ट करना चाहिए इस मूव में कुछ तेजी करने का, या फिर ये फिर फिसल सकता है? अगर आप ये काउंटर देखें तो यस तेजी आज दिखा रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो प्रिसाइसली जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसके पास ही काउंटर ने सपोर्ट लिया है, विच इज अराउंड 6,150। तो वहां से ये स्टॉक ने ओवरऑल थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर आज फाइनली जो 20 डेमा होता है डेली चार्ट में उसको सरपास किया है। मुझे लग रहा है कि इसमें फॉलो अप बाइंग आ सकती है और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड में आप एटलीस्ट 6,790 6,800 ये लेवल्स देख सकते हैं। बट वहां पे फिर वापस से इसको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर चला जाता है तो थोड़ा सा इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट डिसेंट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए यस फॉलो बाइंग तो पॉसिबल है इस पे। 6790 के ऊपर जाए तो शायद और मजबूती आ सकती है। अब फिलहाल हल्का सा रुझान रिकवरी का दिखाई दे रहा है। बात हो रही है बजाज फाइनेंस की। अच्छा, मैंने मेंशन किया था एक और ड्रॉबैक इस मार्केट का, या फिर एक और जो बैकफुट पर ट्रेड है, वो है FMCG कंपनियां। एक सिरे से बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। एक बार लेकर आइएगा FMCG इंडेक्स स्क्रीन पर। देखिए 2-2.25% नीचे। ब्रिटानिया का स्टॉक 3.5% के नुकसान पर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3.26% के नुकसान पर। नेस्ले इंडिया खुद 3% टूट चुका है। HUL में 2% की गिरावट और ITC भी करीब करीब 2% नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस सेल साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, आज की ताज़ा बात तो होगी। हमारे साथ प्रियम तोलिया जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। लेकिन एक और फैक्टर है जो शायद एक ओवरहैंग है इन सभी FMCG कंपनियों पर। दुनिया में जो महंगाई का संकट पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच $90 की तरफ बढ़कर क्रूड ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। क्रूड के इस उबाल से महंगाई के साथ कंपनियों की लागत लगातार बढ़ती रहती है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायणन ने साफ तौर से कहा ये फूड इन्फ्लेशन FMCG कंपनियों के लिए एक बड़ी चिंता है और ये काफी स्टिकी है। ये आसानी से चिंता दूर होने वाली नहीं है। You know, I've always been an optimist of consumption in this country. I mean, whether it is 58% or 61% or 62%, I don't think is fundamentally the issue. And these are blips in a long saga that we will have. I think the fundamental issue on consumption, where it is hurting today, is because of food inflation. I mean, I would say from my perspective. Food inflation clearly has meant that the price value equations have gone awry in the market. And that means that the volume growths have been under
pressure. फूड इन्फ्लेशन स्टिकी, वॉल्यूम ग्रोथ लगातार दबाव में, ऐसे में आउटलुक क्या है? प्रियम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। प्रियम, एफएमसीजी कंपनियों की हालत आज काफी खराब होती चली गई है, कोई फ्रेश ट्रिगर दिखा है क्या आपको? जो बिल्कुल जो इनिशियल ट्रिगर्स जैसे दिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रूड प्राइसेस जो है पिछले 3 दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ गई है वहाँ पे, राइट। सो क्रूड जो बेसिकली एक की रॉ मटेरियल है फॉर मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग और अदर स्टफ, तो वो एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि जो कंपनीज के कमेंट आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डिमांड, तो वो भी काफ़ी वीक रहा है कि वो लोग भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि Q4 में भी वॉल्यूम ग्रोथ इतना पिकअप होगा। उसके 2-3 कारण हैं, बिकॉज जो रूरल जो अभी रिकवर नहीं हो पा रहा है वो अभी भी पेन में है, तो वो एक कारण है। एंड अगेन दी ओवरऑल इन्फ्लेशन विच इज सेकेंड थिंग इज द ओवरऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम इन द मास एंड सेगमेंट, तो कंपटीशन भी बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम द मास एंड पोर्टफोलियो साइड से। इसकी वजह से जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो पिकअप नहीं हो पा रहा है। प्रियम, मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप वॉल्यूम्स को लेकर इन कंपनियों के इतने आप आई थिंक वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो हमने Q3 में HUL की तरफ से जो वॉल्यूम्स देखे जो कि काफ़ी ड्राई हुए हैं स्पेशली इन द रूरल मार्केट, वो और सिंक हो सकते हैं क्या Q4 तक आते आते? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ HUL। तो नहीं, सिंक नहीं हो पाएगा, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वही है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये क्वार्टर में भी बिलो सिंगल डिजिट पे रहेगा, लोअर सिंगल साइड पे रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज। हालांकि जो कंपनीज जो जिस तरीके से जो कमेंट कर रही थी कि हमें रूरल में पिकअप दिख रहा है, राइट, तो वो ऑन द ग्राउंड वो नहीं हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम डिमांड। तो वो कहीं ना कहीं यही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी अभी रिकवरी होएगा वो सेकेंड हाफ में होगा आफ्टर द इलेक्शन, जो भी, और जो सेकेंड हाफ में जो कंजम्पशन डिमांड अगर फॉर इन लेड बाय द फेस्टिव सीजन, तो वो शायद ड्राइव कर सकता है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ। ओके प्रियम, एक और चीज़ यहाँ पे, क्रूड एवरेज 85, फिर हम मई तक आते आते जून तक आते आते मानसून की प्रोसीडिंग्स को भी देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, आई मीन अदरवाइज चांसेस हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं वो प्राइस हाइक की तरफ ले जाएं इन कंपनियों को, या फिर एटलीस्ट ग्रामेज रिडक्शंस, इस बात की पॉसिबिलिटी मिड ऑफ CY 24 तक नजर आ रही है आपको? तो ये ग्रामेज रिडक्शन जो है अगर आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे रहता है या फिर स्टेबल रहता है, राइट, तो वो ग्रामेज रिडक्शन कर सकते हैं बिकॉज आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस सपोर्ट करेगा वो टाइम के लिए, राइट। बट अभी ज़्यादा कि ये जो वॉलेटिलिटी, रिसेंट वॉलेटिलिटी अक्रॉस फूड बास्केट में हुई है इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपनी थोड़ा होल्ड बैक करेगी इन टर्म्स ऑफ द ग्रामेज रिडक्शन, ताकि आपका वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हो, राइट। तो वही है कि अभी वापस से वो एक वॉलेटिलिटी आ गया है रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी, तो कंपनी का आगे जाके कैसा आउटलुक रहेगा तो वो देखने लायक होगा ये क्वार्टर में। ओके अच्छा प्रियम, एग्जैक्टली इस वक्त आपको, जैसे कि हम मोटे तौर पे एफएमसीजी को इस पूरे आई थिंक बुल रन में लास्ट 3 महीने में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करते नहीं दिख रहे हैं, एंड स्पेशली आफ्टर ड्यूरिंग दिस अर्निंग सीजन स्टार परफॉर्मर्स थे टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी। इसके सिवा अगर आप HUL को देखिए तो वो सिंक हुआ, आप डाबर को देखिए सिंक हुआ, मैरिको सिंक हुआ। अभी बेस्ट हेज क्या है विद इन द एफएमसीजी, क्योंकि ITC के पास होटल कारोबार भी है, सिगरेट कारोबार भी है, अभी कहाँ हाइड कर सकते हैं आप किन कंपनियों की विद इन द एफएमसीजी जहाँ पे आपको लगता है कि इस कॉस्ट प्रेशर को फिर भी कंपनियां झेल जाएंगी थ्रू देयर आई थिंक अदर रेवेन्यू वर्टिकल्स एज वेल? सो हमारा स्ट्रेटजी अगर आपकी किसी निवेशक को खेलना है इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी, तो हम वो कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जो रूरल में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट। जैसे कि नेस्ले हो गया, जैसे कि वरुण बेवरेजेस हो गए, राइट, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, राइट। तो ऐसे कंपनीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जहाँ पे उनका रूरल पेनिट्रेशन कम है, वो लोग रूरल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट, मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑल्सो दे आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स,
राइट। सो अगर आप देखोगे कि वरुण बेवरेजेस को भी देख लो या तो फिर नेस्ले को भी देख लो, ब्रिटानिया को भी देख लो, राइट। सो दे आर कंसिस्टेंट बेसिस पे वो लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं। तो हमारा बेट ये 3 कंपनी पर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। प्रियम, मैं आपकी राय इनफैक्ट पेंट कंपनियों पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि कल से वो बिरला ओपल्स की प्राइसिंग अनवेल हुई तो उसको लेकर थोड़ी सी चैटर थी। करीब 5% डिस्काउंट, और लार्जली उन्होंने कहा था कि वो क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा देना चाहेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बाकी प्लेयर्स पर? आई थिंक 5% सस्ता ये एशियन पेंट के टॉप ब्रांड से दे रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि जब न्यू प्लेयर्स आएंगे तो वो थोड़ा प्रमोशन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इन द सेक्टर। तो हमें भी लगता है कि पेंट इंडस्ट्री में इन द नियर टर्म एटलीस्ट या फिर इन द शॉर्ट टर्म बेसिस हमें लगता है कि ड्यू टू द प्रमोशनल एक्टिविटीज थोड़ा उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है इन द शॉर्टर टर्म बेसिस। हाउएवर इफ यू सी फ्रॉम लॉन्गर टर्म बेसिस वो आगे टाइम ही बताएगा कि कहाँ पे मार्केट स्टेबल होता है, कौन सा प्लेयर का मार्केट शेयर लॉस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट व्हाट वी बिलीव इज दैट कि नियर टर्म प्रेशर रहेगा फॉर द एंटायर पेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रमोशन इंटेंसिटी। इस समय आर यू अवॉइडिंग पेंट्स ऑल टुगेदर या फिर कुछ प्रेफरेंस है? हम फिलहाल तो अवॉइड ही कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में। वी आर नॉट एडवाइजिंग द इन्वेस्टर टू एंटर फ्रेश पोजीशन। अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। प्रियम, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एफएमसीजी और उसके साथ पेंट की भी हम चर्चा कर रहे थे। क्लियरली थोड़ा सा वीकर विकेट पर ये एफएमसीजी कंपनियां ट्रेड करती हुई। इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, एफएमसीजी मेजर्स नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ब्रिटानिया सब में एक तरफा की बिकवाली है। चार्टिकली क्या देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। तो हर्षदा, देखिए, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में एक हमने सेल ऑफ ही देखा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक में अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट वीकनेस बना हुआ है और इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है। बट साथ ही साथ जैसे अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था, मुझे लगता है उसमें से बिल्कुल कुछ एक कंपनीज है जहाँ पे फॉल म्यूटेड है, या तो जो भी फॉल है वो अपने ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक में करेक्शन या करेक्टिव पैटर्न सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। तो वहां पे वरुण बेवरेजेस वीबीएल, ये लगता है बिल्कुल हमें करंट लेवल से इसे खरीद लेना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो काफी रेंज बाउंड स्टॉक है। 1350 के करीब मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है और 1550-1600 तक जाने का एक क्लियरली एक विजिबल टारगेट भी नजर आता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर विद अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू वीबीएल को खरीदा जा सकता है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, वरुण बेवरेजेस आपकी स्क्रीन पे 1402 पे यही इनको एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी तक तो आप हमारी कहीं पे सुना रहे थे श्रीकांत जी, अब कुछ अपनी सुनाइए, क्या अच्छा लग रहा है बताइए, क्या स्टॉक चेज करेंगे आप? बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट में अगर देखा जाए तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 50 डीएमए के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है वीरेंद्र, ऑलमोस्ट आफ्टर 5 मंथ्स फर्स्ट टाइम मार्केट 50 डीएमए के नीचे आया हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग हमने अगर इसी पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे की देखी तो मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस और बढ़ेगा। पर अगर यहाँ से अगर कोई रिवर्सल अगर फॉर्मेशन बन जाता है, अगर क्लोजिंग 900 के ऊपर की आ जाती है यानी 21,900 के ऊपर की, तो फिर मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन भी बन सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि फॉल म्यूटेड है, तो करंट लेवल पे कोई मेटल स्टॉक खरीदा जा सकता है। जिंदल स्टील एंड पावर, ये मुझे लगता है कि स्टॉक है 797-798 के करीब, इसे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 785 विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। टारगेट्स नजर आते हैं 825 रुपए के। ओके, जेएसपीएल बाय है आपका। मेटल्स में आज आप एक ट्रेड लोकेट करने की कोशिश करते हुए, मीनवाइल कुछ काउंटर जहां पे पुल बैक आ रहा है उसमें एक बार आप लेके आइए एमएनएम में करीब आधे % का मूव और लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड, यानी प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई। बजाज फाइनेंस को आज सुबह मैंने कविता जी के साथ डिस्कस किया था और बात यही हो रही थी कि 18 जनवरी के बाद पहली बार एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। उस वक्त हमने इसको प्रीएम्प्ट किया था। प्राइस था उस वक्त लगभग आप समझ लीजिएगा कि 6550 के आसपास, और अब ये 6631 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। एक बार टीवीएस को लेके आइएगा। टीवीएस ने आज एक रिवर्सल दिया है। मानस, आप इसे रिवर्सल कहने में सक्षम हैं अभी, मतलब कंफर्टेबल हैं या नहीं? अब रिवर्सल
शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी के अगेंस्ट अगर आप हीरो मोटर कोक पर देखें वो आज स्टेबिलिटी दिखा रहा था, बजाज ऑटो फिर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। क्या इस लगभग 300-350 पॉइंट की सॉफ्टनेस को बाजार हाथों हाथ लेना चाहेगा टीवीएस में? आपका व्यू टीवीएस पे इस वक्त? देखिए अभी थोड़ा सा जल्दी है, मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट पे 2070 से लेकर 2090 इस रेंज में काफी रेजिस्टेंस है। अगर 2090 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई बाउंस बैक प्ले होना चाहिए, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है। हाई लेवल पे 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1950 है उस तरफ जा रहा है। तो अभी तक तो कोई बहुत बड़ा साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का। तो फिलहाल ये आपके लिए टीवीएस मोटर का हाल थोड़े से ग्रीन में ज़रूर हो, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इधर। अच्छा, बाय द वे सेल साइड की पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ गई है मार्केट में। सिप्ला अब टॉप लूजर्स में आप गिन सकते हैं, 3.5% तक की गिरावट यहाँ पर। अचानक आधे % का नॉक इसने लिया और डॉक्टर रेड्डीज में भी दबाव बढ़ता हुआ। रचना जी, DRL, सिप्ला, ये ट्रेड्स जो आज फिलहाल बैठ नहीं रहे हैं तेजी में, इनमें भी क्या कुछ लिक्विडेशन का दबाव है? आपकी आवाज नहीं आ रही रचना जी, आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी अबाउट दैट। अगर पहले DRL की बात करें तो DRL ने आज एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की अटेम्प्ट करी है और वो अटेम्प्ट अभी तक वो सक्सेसफुल है। नेवरदलेस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ज्यादा है, रादर देन सेइंग कि कंप्लीट ब्रेकडाउन है। चौड़ा सा रेंज है मार्केट का DRL में, 6180 से उसका लोअर रेंज बनता है एंड 6500 के आसपास अपर रेंज। तो 400 पॉइंट की रेंज में है, रादर देन सेइंग कि ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जब ये काउंटर 6150 के आसपास पहुंचेगा तो वहां से थोड़ा सा वापस से सपोर्ट दिखाने की, बाउंस दिखाने की कोशिश भी करेगा। एंड जहां तक सिप्ला की बात है तो सिप्ला में तो आज फर्स्ट डे जहां इतना सीवियर फॉल है, नेवरदलेस यहाँ पे भी 1430 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब ये भी 1430 पे पहुंचेगा तो यहाँ से भी एक बाउंस दिखना चाहिए। इसमें भी पैटर्न सिमिलर है, साइडवेज है रादर देन अ ब्रेकडाउन। ओके, तो थोड़ा सा साइडवेज जो हल्का सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन के साइंस इस समय नहीं है। अच्छा, 4 का चौका की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, उन ट्रेड्स पर आएंगे अभी कुछ ही देर में। प्रशांत सस्ता ऑप्शन निकाल कर रखिएगा। रचना जी, FNO सुपरस्टार के लिए मैं आप ही के पास आऊँगी। स्नेहा, रिक्वेस्ट है आप चार्ट का चमत्कार के लिए एक ट्रेड तैयार रखिए और मेरे रेश जी ऑफकोर्स मिड कैप फंडा देंगे। इन सारे ट्रेड्स पर अभी हम आएंगे, लेकिन FY23 के मुकाबले FY25 राइट्स के लिए एक बेहतर ग्रोथ रहने वाला है। ये वो दरअसल रेलवे कंपनी है और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल ने कहा है कि नए ऑर्डर्स का पूरा असर FY25 के नतीजों में देखने को मिलेगा। और राहुल मित्तल से खास बातचीत हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने की है। रेल इंफ्रा में तो हम देख रहे हैं कि आपका पेनिट्रेशन काफी तेजी से हो रहा है। तो रेल इंफ्रा के अलावा कौन से सेक्टर्स हैं या कौन से एरियाज हैं जहां पर अब आप फोकस करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो बजट एलोकेशन अक्रॉस सेक्टर इस साल का हुआ है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी हर सेक्टर में एक्सपर्टीज़ है। सो ना केवल रेल इंफ्रा, चाहे वो हाईवे सेक्टर हो, हमें बहुत सारे हाईवे के कार्य मिल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के, नॉर्थ ईस्ट में अक्रॉस स्टेट्स हम कार्य कर रहे हैं। मेट्रो सेक्टर में बहुत पुश है। वी हैव बीन वर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इन मेट्रोज। एयरपोर्ट में हम लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स में, सस्टेनेबिलिटी में। सो ये जितने एरियाज हैं जिसमें हाई बजट एलोकेशन है, हम इसमें सब में टैप कर पाएंगे और कर रहे हैं। इसीलिए अगर Q3 में, एज आई सेड, वी अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ बीइंग अ 1 order a day company. About 100+ orders we got, totaling to about 612 crores. So ये जो ट्रेंड है, this I am sure that we will be able to maintain in the coming FY. ऑलराइट सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि आपने अभी बताया कि ये साल तो कंसोलिडेशन का रहा। अगर FY25 की बात करें तो उसके लिए क्या असेसमेंट है, क्या रेवेन्यू टारगेट है? क्या हम लोग देखेंगे कि 22-23 की जो परफॉर्मेंस थी उसको सक्सीड करता हुआ नजर आएगा? राइट,
देखिए, बाय स्ट्रैटेजी, बाय नेचर हम एक बॉटम लाइन ड्रिवन कंपनी है। हमारा कोर फोकस, हमारी स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ इन एबिटा। हमारी एंटायर, चाहे वो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो, बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, रेवेन्यू हो, हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इज बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ एबिटा। एज दीज न्यू ऑर्डर्स, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर हो, चाहे ये जो नए हमें लार्ज नंबर ऑफ कंसल्टेंसी अक्रॉस सेक्टर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये दे विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू इन दी कमिंग FY। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो FY23 है उसके एबिटा से हम एक सब्सटैंशियल ग्रोथ दे पाएं। हम अपने लिए इंटरनल टारगेट, अपने लिए टफ टारगेट ये रख रहे हैं कि हम FY23 से आपको एक एबिटा में ग्रोथ दिखा पाएं। तो ये राइट्स की मैनेजमेंट के साथ दीपाली नंदा की एक खास बातचीत आप सुन रहे थे अभी। 622.85 पे ट्रेड करते हैं। राइट्स को एक बार टेक्निकली डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब मैं एक बार देख लेता हूँ कि डिस्कस करने लायक है या नहीं, क्योंकि ये डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से तो डिस्कस नहीं कर सकते आप। नो नॉट एग्जैक्टली, अभी इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी एक टसल जोन में नज़र आ रहा है थोड़ा सा। मैं स्टॉक्स एक दो और मार्क करता हूँ। देखिए, इंडेक्स तो है वो अभी कोई ट्रेड देने के लायक है नहीं। मतलब अगर आपके पास सुबह शॉर्ट थी तो ठीक है, बट एज ऑफ नाउ वेरी क्लोज टू आई थिंक क्लोजिंग। अभी कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। कुछ देर में स्टैट्स देख के एक सेंस बनाएंगे कल के सेशन के लिए। कल याद रखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक दो स्टॉक्स मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं और एटलीस्ट या फिर अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। भारतीय एयरटेल वो हो गया। एक बार आप लेके आइएगा डालमिया भारत, करीब करीब 0.5% आज इसमें छोटा सा पुल बैक था। कमिंस इंडिया में आज स्ट्रेंथ थी 2735 पे आके रिस्पेक्टेड करता हुआ। एस्कॉट्स कुबोटा सुबह से पुल बैक बोर्ड में, लेकिन इटसेल्फ अगर आप देखें काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद लेके आइए आप एक बार बलरामपुर चीनी, इसमें छोटा सा पुल बैक, और एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है। एक बार हल्का सा थोड़ा डिस्कस करते हैं हम फेडरल बैंक को। नहीं छोड़ते हैं। मैं अभी इसमें जो राइटिंग दिख रहा हूँ 150 की स्ट्राइक पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग है, तो मैं इसको पिक नहीं करूँगा। एक काम करता हूँ, दूसरा आई थिंक स्टॉक पिक करता हूँ यहाँ पे। बैंकिंग में ज़रा एक बार आप लेके आइए कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट। इंडसइंड बैंक को लेके आइएगा। आज का इसका प्राइस अभी अभी सिस्टम ने मेरे अलर्ट किया, तभी मैं यहाँ पे फेडरल बैंक से रोटेट होकर यहाँ पर आ गया हूँ। 1438 ये विजिट कर रहा है 10 मई 2023 के बाद पहली बार। प्राइस वाइज नहीं, एवरेजेस के वाइज जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है लूजिंग साइड पे। इसमें एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है और आज का प्राइस जो है 1438, ये एक 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है जिसको ये मई 2023 के बाद रिविजिट कर रहा है। प्रशांत, आपकी राय क्या है इंडसइंड बैंक का सेटअप? ये मोर देन रिस्की जिसे कहते हैं ना, आई मीन क्या शॉर्ट के लिए अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको? और एक और थॉट, क्या रेस्ट ऑफ द सेशंस के लिए कोई पुट ऑप्शन लेनी चाहिए यहाँ पे? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कि ये एक अहम सपोर्ट जो है 1450 का, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो अगर हम इसकी 1440 की पुट ऑप्शन देखें, वो करीबन चल रही है 23-24 के बीच में, तो मुझे लग रहा है इसको खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 15.5-16 के आसपास, 15.5-16 के आसपास। आपको इसमें कम से कम 37, 38, 40 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। जय इंडसइंड बैंक डेलो पर 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ से चार का चौका पे फोकस करते हैं। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। प्रशांत सावंत जी दिखाएंगे सस्ता ऑप्शन। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा, मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर में बहुत वीकनेस है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी मुझे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। और इसकी जो 9400 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है मार्च महीने की, करीबन 80 के आसपास चल रही है। तो इसको हम खरीद सकते हैं, बट इस मार्केट में हम अगर ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। ट्रिगर हो तो बाहर निकल जाएंगे, बट उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जस्ट आप 50 पे स्टॉप लॉस रखो। आइडियल स्टॉप लॉस 35 का है, बट मेरे हिसाब से रिस्क के हिसाब से 50 का रखो, 48, 47। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 125 से लेके 135 के जोन। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट की 9400 की पुट। सीमेंट में सब में वीकनेस है, इसमें कोई राय नहीं है। रचना जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से रहेगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट एंड यहाँ पे पिछले 2-1 दिन की मूवमेंट जो है प्राइस एक्शन, उसके ऊपर निकलने की कोशिश में लगा है। तो 637 को अगर ये क्रॉस करेगा
तो हम इमीडिएटली एंटर कर सकते हैं एंड इट्स वेरी क्लोज टू दैट। तो 630 के आसपास यहाँ पे हम एथल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 645 एंड देन 650। 645 से 650 के लिए अपॉर्चुनिटी HDFC लाइफ में। स्नेहा, आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार? इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स वीक है, बट एक बजाज ऑटो अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव है। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी इसकी कॉल ऑप्शन बाय दी थी 8600 की। मुझे लग रहा है कि इसमें जिस तरह की ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें और तेजी है। तो यहाँ पे एक आज का जो लो है उसके आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना चाहिए, विच इज अराउंड 8440 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है करके कि ये जो इधर रिसेंट हाईज गए थे वहां तक जा सकता है। तो विद अ टारगेट ऑफ 8950 के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग करने की सलाह दूंगी मैं। ओके, तो बजाज ऑटो एक बाई साइड का ट्रेड, और बजाज ऑटो वो पहला ट्रेड था जिस कार्यक्रम की शुरुआत में गावा साहब ने भी मेंशन किया। स्नेहा वही कह रही हैं, यहाँ पर तेजी है तो तेजी में रहिए। मयूरेश, आपका ट्रेड? जस्ट स्टिक अराउंड। जो लास्ट वीक हमने इनिशिएट किया था पिडिलाइट के ऊपर, और हमें लगता है पिडिलाइट एक अच्छा विकल्प हो सकता है करंट लेवल्स पे भी। दो तीन चीजें, एक जो वॉल्यूम ग्रोथ पिछले तिमाही में आया था डबल डिजिट में 10% के आसपास, क्योंकि एक प्रॉक्सी होती है in terms of the overall economic growth, overall real estate growth as well in a proxy fashion। 10% के ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ आना लाजमी होगा। दूसरा, आई थिंक अगर आप इनका कॉम्पोजिशन देखें, जो एडेसिव्स एंड सीलेंट्स का बिजनेस है डोमेस्टिक यूज के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट 55% इंडस्ट्री एंड पेंट्स एंड केमिकल्स 20% और इंडस्ट्रियल सीलेंट्स इज 6%। आई थिंक ऑल दीज थ्री सेगमेंट्स जो मेजॉरिटी 75 से 80% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल टॉप लाइन को, आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस और अच्छे मार्जिन्स के साथ। क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, हालांकि क्रूड प्राइसेस अभी बढ़ी है कुछ दिनों में, बट हमें लगता है आई थिंक क्रूड प्राइसेस में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। एंड विद दैट रिस्पेक्ट आई थिंक जो वैम प्राइसेस रहती हैं, अदर एंसिलरी क्रूड डेरिवेटिव्स के प्राइसेस रहते हैं, वो स्टेबल होने चाहिए, विच शुड गिव अ स्टेबल मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड। तो अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बैलेंस शीट तो तगड़ी है ही। तो हमें एक 16 से 18% की अपसाइड दिख रही है विद स्टॉप लॉस एट 2680। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च द्वारा बताया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, तो ये फिलहाल पिडिलाइट पर रहा है। चलिए मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स आपके लिए दोहरा देती हूँ। अल्ट्राटेक में 9400 का पुट सजेस्ट किया है सस्ता ऑप्शन में प्रशांत ने, 8185 पर आ चुका है अब। 125 टारगेट रहेगा, 135 तक जा सकता है। 50 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं। HDFC लाइफ में तेजी का ट्रेड रचना दे रही है, 645 से 50 के टारगेट के लिए 630 स्टॉप लॉस है। स्नेहा ने तेजी की तरफ बजाज ऑटो को पकड़ा है, 8950 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 8440 का। मयूरेश कह रहे हैं पिडिलाइट में एक मौका है तेजी की पोजीशंस लेने का, उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, वहां पर फोकस करें। अच्छा, इस बीच सिप्ला जो हम कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे 1436 पर आ चुका है। ये स्टॉक अब डे लो से 3 रुपये ऊपर है। विप्रो में बिकवाली बढ़ती हुई 496 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी डे लो पर, और डे लो के करीब खिसकता हुआ आपका डॉक्टर रेड्डीज़, इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया, ये सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस मार्केट में जो अचानक शेकआउट आ रहा है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर मार्केट बिग वॉइस में आज हमारा साथ दे रहे हैं एनविजन कैपिटल के MD और CEO नीलेश शाह। नीलेश, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट में ये जो बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये स्ट्रेस टेस्ट का इम्पैक्ट कहें या फिर दूसरे कारण जिसकी वजह से भारतीय बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये सिलसिला कब तक चल सकता है? गुड आफ्टरनून और धन्यवाद। ये जो करेक्शन जो शुरू हुआ है तकरीबन ये अभी जो जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्ट से शुरू हुआ है, उसके कई कारण हैं। पहली दफा जो एक मार्च का फिनोमेना रहता है, जहाँ पे मार्च में कई इन्वेस्टर्स अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, एडवांस टैक्स पेमेंट्स के हिसाब से काफी पोर्टफोलियो में रीशफलिंग भी करते हैं। एक वजह ये है। दूसरा ये जो है कि एम्फी और जो म्यूचुअल फंड ने जो एक रिस्क मैनेजमेंट की जो एक पॉलिसी पे जो रिफ्लेक्ट किया है और एनालाइज किया है, शायद उसका भी एक कारण हो सकता है। और तीसरी बात ये भी है कि जो धीरे धीरे करके जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खास करके पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल में काफी एक मजबूताई दिखाई दे रही है और उसकी असर सीधे तौर पे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन पे
उसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 3 या 4 जो कारण है, वजह है, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में एक करेक्टिव फेज शुरू हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे आए थे, उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी में एक बहुत मजबूती से एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ था, स्टॉक प्राइसेस जो अप्रिशिएट हुए थे, उसका भी एक कह सकते हैं कि उसका भी एक थोड़ा करेक्शन सा एक फेज आ रहा है। तो ये कई जो कारण है जिसकी वजह से करेक्शन आ रहा है, और उसकी वजह से प्राइस डैमेज भी काफी हद तक है, 15-20% कई स्टॉक्स में गिरावटें आ भी गई है। तो हमारा ये मानना है कि ये एक बड़ा ही हेल्दी करेक्शन है। ओके, आप कह रहे हैं हेल्दी करेक्शन है, शायद कुछ समय और जारी रह सकता है, लेकिन इस करेक्शन में अभी आप खरीदारी करना शुरू करेंगे या फिर टाइम देंगे, स्पेशली ऑन द मिड एंड स्मॉल कैप साइड, जहां पर डर यही है कि शायद कुछ और बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये खरीदारी का समय है। ये एक ऐसी समय है जो आप कई अगर 6 महीना 12 महीने से आपके जो चुनिंदा शेयर्स हैं जो आप नहीं ले पाए थे क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो हमारा ऐसा मानना है कि यही एक सही समय है जहाँ पे अपने शॉपिंग लिस्ट को तैयार रखें, प्राइसेस को एक तरह से जो प्राइस पे आप पॉजिटिव हो सकते हैं वो प्राइसेस एक में क्लैरिटी होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये गिरावटें देखने को आ रही है, उसका फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि जो एक इंडिया की इकोनॉमी है और जो इंडियन मार्केट्स है वो एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में है। इकोनॉमी बहुत मजबूत है, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सॉलिड है अभी भी, और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो अगले 3 साल 5 साल या 10 साल का या ये जो पूरा दशक है, ये एक बुल मार्केट का दशक है। तो इस टाइप की जो करेक्शंस है उसका बहुत ही एक अच्छी तरह से उपयोग और फायदा उठाना चाहिए निवेशक को। नीलेश जी, एक स्पेस पीएसयू जो कि चला भी था, और आई थिंक हम सभी उसको एक ओवरहीटेड सेगमेंट मान रहे थे, पिछले लगभग 20 दिन तक आते आते ही कंसेंसस बन गया था। मीनवाइल 2 चीज़ें भी हुई। आई मीन जिस चीज़ की अपेक्षा थी कि चुनाव से पहले शायद एक पेट्रोल डीजल प्राइस कट, एलपीजी के प्राइसेस को थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, वो भी हो गया। क्या ये डिप जो ओएमसीज में अब आया है इसके बाद, आई थिंक इस निर्णय के बाद, ये खरीदने लायक है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बहुत बड़े मूव के बाद और इन खबरों के बाद अब थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन होने में वक्त लगेगा, स्पेशली आपका पीएसयूज पे व्यू और पीएसयूज में ही ओएमसीज पर? ओवरऑल पीएसयूज पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक है। हमारा ऐसा मानना है कि पीएसयूज एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक ऐसा दौर जहां पे गवर्नेंस और भी बेहतर है, बैलेंस शीट्स बहुत बेहतर है, मैनेजमेंट्स का फोकस ग्रोथ और कैपिटल एफिशिएंसी पे एक अच्छी तरह से एक फोकस है। तो हमारा ऐसा मानना है कि पीएसयूज के लिए एक नया दौर है, और खास करके जो भी इलेक्शंस होंगे मई में, जो नतीजे आएंगे उसके बाद पीएसयूज का परफॉर्मेंस और कैसे इंप्रूव हुआ जाए, एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए। तो ये जो हमें ऐसा लग रहा है कि मई जून के बाद इनके लिए तो व्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ये काफी पिछले जो 6 महीने 12 महीने में बढ़े हैं, तो इनमें भी बाकी मार्केट की तरह करेक्शन का फेज आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि कई पीएसयूज जो है वो एक एक्साइटिंग प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में एक लीडर्स हैं, जैसे रिन्यूएबल्स का सेक्टर माने, एनर्जी का सेक्टर माने, ये जो कई रेलवेज है, डिफेंस है, कैपिटल इक्विपमेंट है, ये जो क्षेत्र है, इनमें जो एक इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन, एक सिक्योरिटी की सेंस जो एक हमारा देश चाहता है कि ये सारे क्षेत्र में हम एक सिक्योर देश बने, तो ये सब सारे जो कारणवश ऐसे लग रहा है कि पीएसयूज एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है। तो ऐसा भी हमारा मानना है कि जो 10-15% का करेक्शन तो ऑलरेडी इनमें आ चुका है, ये पैक में ऐसा लग रहा है कि और अभी भी 5-10% की करेक्शन की गुंजाइश है, और वहां पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ओएमसीज की बात करें तो हाँ, जरूर है कि ये जो कुछ कटौती हुई है पेट्रोल के प्राइसेस में, एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस में, लेकिन इससे भी ज्यादा जो पिछले कुछ दिनों में जो एक क्रूड ऑयल में एक मजबूताई, जो एक तेजी दिखने की दिख रही है, अगर वो बरकरार रही और आगे बढ़ी,
तो ऑब्वियसली ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके लिए ये एक नेगेटिव सा रीजन बन जाता है। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ओएमसीज में, उसमें शायद थोड़ा और कॉशन बरतना चाहिए, लेकिन पीएसयूज में ओवरऑल चॉइस बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत बड़ी चॉइस है, तो वो सारे बाकी और सब सेक्टर्स में व्यू और भी पॉजिटिव है ओएमसीज की कंपैरिजन में। अच्छा नीलेश जी, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड, ठीक है, आई मीन उसके बाद 2020 में मेरा जब डिस्कशन आपसे हुआ था तो एक ल्यूक्रेटिव प्राइस पे आपने रियल एस्टेट इंसलरी को बाय किया था, उस पर काफ़ी कन्विक्शन था, उससे बहुत पैसा बना, आई मीन 221, 22, 23 तक आते आते। ऐसा ही प्राइस डैमेज केमिकल स्पेस में हुआ है, या फिर आपके मुताबिक कोई स्पेस जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राइस लग रहा हो, आई मीन जहाँ पे सारा पेन निकल चुका हो, बेटर एंट्री पॉइंट हो, कोई ऐसा स्पेस इस वक्त नजर आ रहा है आपको, या फिर स्पेशली ये क्वार्टरली अर्निंग्स आपको इम्प्रेस करके गई हो? ऐसे कई सेक्टर्स हैं और कई सेक्टर्स के कई कंपनीज है, लेकिन एक अगर जो सेक्टर जिसमें एक व्यू हमारा थोड़ा पॉजिटिव सा बनने लगा है वो है स्टील क्षेत्र। हमारा एक्सपोजर अभी भी काफी कम है ये सेक्टर में, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ब्रॉड परसेप्शन है कि ये कमोडिटी है, ये मेटल है, ये सिक्लिकल है। तो जो कई जो इन्वेस्टर्स होते, कई वर्ग होते, वो इस सब सेक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगले 5-10 वर्ष में जो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने वाला है, जिस हिसाब से रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो शुरू हो गई है और इसमें मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है, और तीसरा जो कई सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रेलवेज, इन सब में जो एक हमें ग्रोथ दिख रहा है अगले 5-10 वर्ष के हिसाब से, तो ये सेक्टर एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा इन सारे जो ओवरऑल फिजिकल इकोनॉमी में जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं और जो ग्रोथ होने वाले हैं, तो इसका सीधा बेनिफिट स्टील सेक्टर को हो सकता है, और उसमें खास करके जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर है, इंटीग्रेटेड, और तीसरा जिसके पास कोई स्पेशल स्टील बनाने की एक कैपेसिटी हो और कैपेबिलिटी हो, वो उस टाइप के सेक्टर, वो उस टाइप के स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है। अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो तब केमिकल सेक्टर बहुत ही इग्नोर था, और जैसे जैसे हर वर्ष बीतता गया कई लोगों ने कहा कि ये सेक्टर एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल से उसका नाम बदल के स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया था। तो हमारा ऐसा मानना है कि शायद इस टाइप की गुंजाइश स्टील सेक्टर में होने की काफी संभावना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। नीलेश, आईटी में स्पेशली टीसीएस, आज वो ब्लॉक डील जहां पर टाटा सन्स ने कुछ हिस्सा बेचा है, और उसके बाद इन एनी अदर मार्केट परहैप्स ये स्टॉक डे लो से रिकवर कर जाता, वो हो नहीं रहा है। अब क्या आईटी का सेंटिमेंट अभी भी बिगड़ा हुआ है? कल भी आप देखिएगा कोफोर्ज के साथ जो धुलाई हुई, कंपनी 3200 करोड़ का क्यूआईपी लाएगी। हाँ, वहां पर कंसर्न्स है कि जरूरत से ज्यादा डाइल्यूशन होगा, इसीलिए इतना नॉक लिया। लेकिन टीसीएस और इस स्टेक सेल को आप कैसे पढ़ेंगे? जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इनमें ग्रोथ के चैलेंजेस हैं। ये जो कंपनीज हैं ये इनके पिछले अगर आप 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो तकरीबन 10% रुपी टर्म्स में रहा है, अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो शायद उससे भी कम रहा है। तो आगे चलते हुए भी अगले 3 साल 5 साल 10 साल में जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे जो एक गेम चेंजिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ये क्षेत्र में, इनसे ये जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज है इन पे काफी एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि ये ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन इनका बेस इतना बड़ा है और बिकॉज ये सब डिस्ट्रप्शंस आने की संभावना है तो उससे ग्रोथ रेट काफी कम हो सकता है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है ये शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ तक ही सीमित रह पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज ये एट बेस्ट ट्रेडिंग बेट्स है, जहां बहुत गिरे वहां ले लो और 10-15% का अगर रिटर्न मिल जाए तो वहां पे एग्जिट भी कर लो। लेकिन जो आईटी सेक्टर उसमें जो स्पेशलाइज्ड छोटी कंपनीज, टियर 2 टियर 3 कंपनीज जो खास करके कई सेक्टर्स पे फोकस्ड है, वहां पे उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स
काफी बेहतर हो सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि आईटी क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को जो स्पेशलाइज्ड टियर 2 आईटी कंपनीज हैं वहीं पे फोकस करना चाहिए, जहां पे वो कंपनी की कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में हो, एरोस्पेस में हो, या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो। वहां जो स्पेशलाइजेशन अगर उनकी है वहीं पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। अब एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी वो जेफरीज वाली, जहां पर उन्होंने 11 कंपनी आइडेंटिफाई की, उसमें भारतीय एयरटेल उनके टॉप बाइज में है। 1230 पर आज वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा साइडवेज है। इस तरह के मार्केट में क्या भारतीय जैसे ट्रेड्स कुछ विनर साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमेना होगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा रिस्क ऑफ मूड में है। तो वो एनवायरनमेंट में या तो जो अभी तक शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, या जो टिपिकल लार्ज कैप शेयर्स हैं वो एक थोड़ा और स्टेबल या स्थिर रह सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय एयरटेल में भी एक यही पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है कि इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो आरपू बढ़ने पे ही इनके प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हो सकते हैं, जो अभी भी इतना इजीली आरपू बढ़ नहीं रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो जब तक ये आरपू बढ़ने की बड़ी गुंजाइश नहीं दिखे, वहां तक हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक को शॉर्ट टर्म नजरिए से ही देखना चाहिए। इनफैक्ट कंपनी कह तो रही है कि आरपू यहाँ से आगे और ऊपर जाना चाहिए, बट वील हैव टू परहैप्स वेट इट आउट। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इस 823 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 235 अंकों के नुकसान पर, तो ज्यादा कुछ बदला है नहीं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि 46,322 46,400 के आसपास ट्रेड करते हुए तो कोशिश इसने की है अपनी चाल को थोड़ी सी सुधारने की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। अभी भी 200 पॉइंट के नुकसान पर ही ट्रेड बना हुआ है। चलिए, बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड क्या लेना बनता है उस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले गिरते बाजार में प्रोमोटर्स की तरफ से हम देख रहे हैं कुछ खरीदारी देखने को मिली। हाल फिलहाल में आपको ध्यान में आया होगा कि अच्छी खासी तेजी में प्रोमोटर्स कुछ अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे थे, लेकिन ये जो करेक्शन का दौर है, मिड और स्मॉल कैप्स में कई शेयरों में जो 40 से 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस दौर में कंपनियों के प्रोमोटर्स ने निचले स्तरों पर अपने कंपनी के शेयर खुद खरीदे हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए सुमित के पास चलते हैं। तो हालिया गिरावट का फायदा कुछ हद तक कुछ प्रमोटर्स ने, कुछ छोटी मझौली कंपनियों के प्रमोटर्स ने उठाया है, और उन्होंने निचले स्तरों पे कुछ शेयरों में एक्यूमुलेशन भी किया है। तो तमाम सूची आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, जहां पे कुछ छोटी मझौली कंपनियों में प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी है। पहला नाम है जायडस वेलनेस। हायर लेवल से शेयर 15% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 11 से 17 मार्च के दौरान करीब 2 लाख शेयरों के आसपास प्रमोटर ने खरीदे, और रफली 1590 के आसपास ये खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक, लगातार प्रमोटर यहां पर हिस्सेदारी खरीदारी कर रहे हैं, और ऊपरी स्तरों से शेयर 23% करेक्ट हो चुका है। रिसेंटली प्रमोटर ने करीब 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं, और 64 रुपए के आसपास ये खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा नुवोको करीब 26% के आसपास हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। 11-17 मार्च के दौरान 4.5 लाख शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए हैं, और करीब 300 रुपए के दाम पर ये खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। स्टार सीमेंट एक और नाम है, 32% ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है। 11 से लेकर 17 मार्च के दौरान 6,500 शेयर यहां पर खरीदे गए हैं प्रमोटर की तरफ से, और रफली 500 रुपए के आसपास ये खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। ई क्लर्क्स एक और ऐसा नाम है, ऊपरी स्तरों से शेयर 15% के आसपास करेक्ट हुआ। 8,000 शेयर, हालांकि क्वांटिटी छोटी है लेकिन इंडिकेशन बड़ा है। करीब 2446 रुपए के दाम पर यहां पर भी प्रमोटर खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। महाराष्ट्र सीमलेस एक और नाम है, 22% के आसपास ये ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है। 28,500 शेयर प्रमोटर ने रिसेंटली खरीदे हैं, और करीब 905 रुपए के दाम पर यह भी खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। इसी श्रृंखला में आरके फोर्जिंग करीब 22% के आसपास ये शेयर भी हायर लेवल से टूट चुका है। 30,000 के आसपास प्रमोटर की तरफ से शेयर खरीदे गए हैं, लेकिन 629 रुपए के दाम के आसपास खरीदारी हुई है। और साथ ही साथ इप्का लैब करीब 10% ये हायर लेवल से करेक्ट हुआ है। 35,000 के आसपास शेयर खरीदे गए हैं प्रमोटर की तरफ से, और 1,200 रुपए के दाम के आसपास यहां पर भी खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर प्रमोटर्स ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक अच्छे साइन के तौर पर बाजार आमतौर पर देखता है। तो इस लिहाज से इन सभी स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। जैम, तो ये है वो लिस्ट जहाँ पे प्रमोटर्स का कन्विक्शन बड़ा है अपनी कंपनी में।
इस बीच एक बार इंडेक्सेस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अगली कड़ी पर। और इंडेक्सेस आपके स्क्रीन पे, निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स डे लो अगेन, इट्स 816 और बैंक निफ्टी करीब करीब 46,370 और निफ्टी आईटी का लॉस जो है वो 1100 अंकों का। मानस, कल के लिए कैरी क्या करेंगे? तो देखिए कल के लिए विप्रो को कैरी करेंगे। एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए विप्रो में करंट लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे हैं, तो विप्रो के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 495 के प्राइस चल रहे हैं, 502 502 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 482 582 रुपए के टारगेट सेट करिए विप्रो के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 490 वाला पुट ऑप्शन 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 12 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, विप्रो की पुट ऑप्शन लेके कैरी करेंगे आप। प्रकाश सर, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा शॉर्ट साइड, वो होगा डॉक्टर रेड्डी। ट्रेड करा है 6128 के आसपास, टॉप होगा 6185। पॉसिबल है कि 6000 के जोन देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी 6000 तक फिसल सकता है, शॉर्ट साइड का ट्रेड। श्रीकांत, आपका ट्रेड, तेजी मंदी? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जैसे आज की निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 21,900 के नीचे की आ रही है और 50 डीएमए के नीचे की आ रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक शॉर्ट ट्रेड भी करंट लेवल से लेके जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है कि एल&टी लार्सन एंड टुब्रो को करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है ये 3500 के करीब, और यहाँ से अगर इसमें गिरावट अगर आती है तो ये स्टॉक 3400 के लेवल्स तक बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से एल&टी को शॉर्ट करके चले, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 3530 का, यानी 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखिए यहाँ से 3400 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 3530 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का कॉल 3400 तक आ सकता है। एल&टी में भी वीकनेस। प्रशांत, आप क्या ट्रेड लेंगे? जी हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि क्रॉम्पटन में एक अच्छा ब्रेकडाउन आया हुआ है और इसको हम शॉर्ट कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन 267 के आसपास, 270 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 275, 275 और यहाँ से टारगेट होगा 250 का, 250 का। ओके, क्रॉम्पटन भी एक सेल साइड का ट्रेड है। रचना जी, बताइए आपका ट्रेड। जी, मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड पे एपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। एपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स बहुत दिनों का बेस बना के आज अपसाइड जाने की कोशिश में लगे हैं। 6040 पे हम फ्यूचर्स पे ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स होंगे 6200 एंड 6250। बाई साइड का ट्रेड आया, वरना आज गावा साहब ने भी मंदी का ट्रेड दे दिया। गावा साहब, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन होगी कि आप भी मंदी की तरफ आ गए। बिल्कुल, क्या करें, कहीं बाय सिग्नल मिल ही नहीं, सुबह से नहीं मिल रहा है ना, तो चॉइस नहीं था। एक्चुअली 3-4 दिनों से नहीं मिल रहे, 2-3 स्टॉक मिल रहे हैं, वो भी समाउ फॉलो नहीं मिलता बाइंग। तो एक्चुअली तो प्रेशर तो है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। एक्चुअली यू ट्रेड द मार्केट, जो एक्शन दिख रहा है उसी के साथ रहे। वैसे एक और स्टॉक, इस पर गाबा जी आपसे बातचीत हो रही है, तो M&M देखिएगा, अचानक यहाँ पर भी 1% का कट आ गया अभी ये भी पिटने लगा है। यस, बिल्कुल, यहाँ पर साइडवेज जोन है, सेलिंग प्रेशर इतना नहीं लगता, लेकिन साइडवेज जोन पर है इन अ डाउन मोड। तो लेकिन कहाँ बेचें, आज का हाई लगा कर बेच सकते हैं, लेकिन आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड, अवॉइड कर दे तो अच्छा रहेगा M&M, लेकिन है यस वीक। ओके, चलिए अब M&M पर ये प्रकाश सर का व्यू, वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अब जब अगर स्ट्रेटजी पे आए, अगर आपने सुबह की लेवल टू लेवल ट्रेड किया है और शॉर्ट ट्रेड जिसे कहते हैं, आपने 921 या फिर 854 के ब्रीच होने पे लिया है, तो कैरी कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि कल हम फिर सुबह शॉर्ट करें, बट कैरी कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली इट्स क्लोज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पर उसमें रिस्क है, याद रखिएगा, रिस्क है क्योंकि अभी इस सेल ऑफ में आज बैंक निफ्टी का एग्रीमेंट नहीं है। इट्स एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी, बट टेक्निकली ये बहुत ख़राब क्लोज है। शॉर्ट कैरी करने में कोई हर्ज है भी नहीं, क्योंकि इस दौर का सबसे बड़ा ऑप्शन सपोर्ट जो है 21,900 22,000 वो टूट चुका है। टेक्निकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, टेक्निकली याद रखिएगा, मैंने ऑप्शन डेवलपमेंट अभी देखा नहीं, हम अपने आप को कम से कम नहीं तो 740 और
610 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है वो अब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। रिलायंस भी आपका जो है वो अगर आप स्क्रीन पे रखें एक बार, 50 डे पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वहाँ से कोई अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया नहीं है इसने। बट एज ऑफ नाउ रिलायंस 50 डे को होल्ड कर रहा है, याद रखिएगा। बट क्लियरली एंटायरली सिर्फ अगर मैं निफ्टी आईटी के सेटअप को देखूं और निफ्टी के अगर शॉर्ट को देखूं तो आप कैरी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा वो शॉर्ट कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का रिस्क टुवर्ड्स 910 या फिर 200 पॉइंट का रिस्क अगर आप पोजिशनली शॉर्ट होना चाहते हैं तो 22,010 तक का रखेगा। 200 पॉइंट का तो रिस्क है इसमें, बट हम एक बहुत खराब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं कंसिडरिंग निफ्टी आईटी। निफ्टी बैंक को शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि कल इसका एक्सपायरी डे है, कल ये अपने 3 दिन के बेस के ऊपर खुलेगा और कल साथ ही साथ 46,000 पे आपका ऑप्शन सपोर्ट है, 46,100 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो मैं बैंक निफ्टी पे शॉर्ट नहीं कहूँगा। अगर आपको शॉर्ट आजमाना है तो टेक्निकली हर्षदा इट्स शॉर्ट ऑन ओनली निफ्टी कंसिडरिंग निफ्टी आईटी। हर्षदा ओके, तो निफ्टी आईटी ही वो मंदी का ट्रेड है, वरना आप देखते हैं निफ्टी बैंक कल क्या कमाल दिखाता है कंसिडरिंग कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन। अच्छा, इस बीच वीरू हम उस बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले महीने शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 9 लाख नई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में ईवीएम को अपग्रेड भी किया जाने वाला है। हर रोज आपके लिए एक इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ अंश आपके लिए लेकर आते हैं, इलेक्शन और मार्केट का कनेक्शन। और इसी पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बताइए इस लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ईवीएम ही रहता है, तो इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन? चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस जोरदार तरीके से ईवीएम पर बहस होती है, उतनी ही जोरदार तरीके से ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी है। चुनाव से पहले से ही ईवीएम को लेकर काफी ज्यादा उसकी निरीक्षण किया गया, उसकी परीक्षा की गई, उसके तकनीकी पहलुओं को देखा गया। कुछ ईवीएम को तो रिटायर कर दिया गया और कुछ ईवीएम को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच 8,92,000 नए ईवीएम लाने का फैसला लिया गया और इस 8,92,000 नए ईवीएम का उत्पादन भी हो चुका है और इसको इस लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कंपनियां उत्पादन में लगी थी वो थी BEL, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसका उत्पादन किया है और करीब 2,43,000 ईवीएम को यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 55 लाख से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ईवीएम की कीमत जो होती है वो करीब 33,700 रुपए होती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें BU, जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं, उसकी कीमत 7,900 रुपए होती है। कंट्रोल यूनिट यानी CU की कीमत 9,800 रुपए होती है और वीवीपैट, इसकी कीमत 16,000 रुपए होती है। तो इस तरीके से नए ईवीएम को लाया जा रहा है और पिछले साल ही बजट में 1,891 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था ताकि नए ईवीएम लाया जा सके, ईवीएम को अपग्रेड किया जा सके। ये तो रही बात इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। और मान लिया जाए कि एक देश एक चुनाव की बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो बताऊं कि इसकी जरूरत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक 46,75,000 से ज्यादा बैलेट यूनिट, 33,63,000 से ज्यादा कंट्रोल यूनिट और 36,62,000 से ज्यादा वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हर 15 साल पर करीब 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी ईवीएम को लेकर न सिर्फ इस साल काफी ज्यादा अहमियत रहने वाली है, बल्कि एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ईवीएम के बगैर आप चुनाव आजकल के ज़माने में तो होता दिखते नहीं है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। बाजार पर लौटिएगा 21,800 के आसपास ही एब्सोल्युटली डे लो पर क्लोज होने की तैयारी। 250 पॉइंट का पूरा नुकसान इस समय इंडेक्स दिखा रहा है। निफ्टी बैंक भी 223 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। आखिरी चंद मिनटों में जो सेल साइड की पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ गई हैं। हम बैंकों की बात कर रहे थे, एक्सिस का पर कॉल लिया, इंडसइंड भी मेंशन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बार देख लेते हैं। और प्रशांत, एक बार इसका चार्ट चेक आप ही दीजिएगा। 720-21 के आसपास का क्लोज आता दिखाई दे रहा है और ये आज का तो डे लो ही है। तो हर्षा जी, यहाँ पे अहम सपोर्ट है 720, 720। तो मुझे लग रहा है कल इसमें एक डिसिसिव मूव आएगा। आज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन हो तो थोड़ा नीचे, यानी आज तो पोजीशन होल्ड कीजिए
बट कल आप 715 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली सिस्टम में रख दीजिए, 715 के नीचे क्लोज हो जाए तो एक बार ये लॉन्ग से एग्जिट करना होगा। फिलहाल मैं शॉर्टिंग की सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवॉइड हैज ऑफ नाउ। हम डीलों के आसपास क्लोज होने की तैयारी करते हुए आइए एक बार डेरिवेटिव्स के ब्रेथ को देखते हैं। डेरिवेटिव्स की ब्रेथ कैसी है इस वक्त? ये डेरिवेटिव के सेट्स आपकी स्क्रीन पे आज जिसे कहते हैं ना, अकाल पड़ा हुआ है हरे रंग के साथ। 10 लॉन्ग 9 शॉर्ट कवरिंग, कंजर्वेटिव फिगर 19, गजब। शॉर्ट 113, लॉन्ग अनवाइंडिंग 52। आइए देखते हैं वो चुनिंदा आज के नगीने हैं कौन कौन से। बजाज ऑटो एक स्ट्रॉन्ग मूव, ओबेरॉय रियल्टी, जुबिलेंट फूड। ओबेरॉय रियल्टी पुल बैक, just a small pullback. Jubilant Food, just a small pullback. Oversold Structure, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, ये सारे अगर आप देखें वीक खिलाड़ी हैं। इसमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ बजाज ऑटो को छोड़ के। बजाज फाइनेंस की स्पॉटिंग आज हमारी सुबह काफ़ी अच्छी रही। मिड जैन के बाद पहली बार एक रिवर्सल इसमें 20 डेमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू हुआ। 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर। टीवीएस मोटर्स में आज पुल बैक था कल के, इनफैक्ट 5 दिन के एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि वीक तबका क्या रहा। कमजोर कोलगेट 4%, अभी हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया था आज एफएमसीजी पे। इंडस टावर्स, बीपीसीएल, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, गुजरात गैस, इन सभी काउंटर से प्रेशर रहा। यहाँ पे शॉर्टिंग काफ़ी हुई। और लाइव स्लाइड में आईओसी में आज भी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सेम इज द केस विद ट्रेंट, आज यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और वोडाफोन आइडिया में मंदी खेली गई आज, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो तेज़ी के सौदे थे वो कन्वर्ट कर लिए गए कैश में। सन टीवी और सेल, कुछ हाल यहाँ भी ऐसा ही था। एक दो स्टॉक्स और रखूँगा आपकी स्क्रीन पे जो कि आज काफ़ी ख़राब स्टेट में बंद हो रहे हैं। एक बार लेके आइएगा, एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर था, पूरे एफएमसीजी बास्केट में, टाटा कंज्यूमर। आज ये भी एक ज़माने बाद, शायद 19 अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार इतनी ख़राब स्टेट में बंद हुआ है। सबसे बड़ी सेल ऑफ की कैंडल है इस काउंटर में। तो एफएमसीजी आज पूरा का पूरा प्रेशर में रहा। और टीसीएस आज एक ज़माने बाद, नवंबर 2023 के बाद, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के बंद होता हुआ। और आप निफ्टी आईटी के सेल ऑफ को देखिए, निफ्टी आईटी इसमें कोई दुराई नहीं कि अपने 100 डेमा की तरफ बढ़ता हुआ। इसका प्लेस्ड है करीब 35,500 की डिजिक्ट्री में। अब ये नुकसान जो है वो 1100 पॉइंट का हो गया है पूरा का पूरा आईटी। और हर्षदा, आपने बात कही तो थी प्रकाश सर से कि सीनियर सिटीजन्स भी और बड़े लोग भी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। पीवीआर को देखिए 1277 पे, अब 19 जनवरी के बाद 2022 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। ये अकाल पड़ा हुआ है आजकल, है ना? स्टॉक लग रहा है ओटीटी फिर भा रहा है दुनिया को। पता नहीं मूवी चल रही है कि नहीं चल रही है, स्टॉक तो चल नहीं रहा। वीरू 3% के नुकसान पर आज एक क्लोज। अच्छा, इस बीच प्रोड्यूसर साहब ने निकाल ली है वो लिस्ट कि बैन में कौन सा स्टॉक जा सकता है। वो भी आप पहले दिखा देते हैं कि वायदे बैन में इंडस टावर के जाने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे, क्योंकि 120% के आसपास की पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है मार्केट वाइड। वहीं निकल सकता है ABFRL और मन्नपुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स जो बैन से इनफैक्ट निकलने की तैयारी में हैं, तो उन पर भी नज़रें रहेंगी आज। मिड कैप इंडेक्स जाते जाते अब 600 पॉइंट के नुकसान पर क्लोज दिखा रहा है। तो वाकई में संकट में ये मिड कैप के ट्रेड्स पड़ते हुए आज तो सूला जैसे काउंटर्स में भी करेक्शन बनता दिखाई दिया, जो लार्जली रेजिलिएंट था अब तक वो स्टॉक, वहाँ पर भी बिकवाली का दबाव आ गया है। और वही स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक बार बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि इसका हमने जिक्र किया था और ये 6,667 के हाई पर जब ट्रेड कर रहा था तभी बातचीत हो रही थी स्नेहा से, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, 6790 पहुंच जाए और वहाँ पर टिक जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो सिचुएशन भी नहीं आई। 65 79 के लेवल्स पर यहाँ पर भी पोजीशंस रिवर्स ही हो रही है। मानस, बिल्कुल, देखिए अभी तक के पैटर्न के हिसाब से देखें तो एक रेजिस्टेंस था हाई लेवल पे 6440 के आसपास, वहीं पर 6640 के आसपास, वहीं पर रेजिस्टेंस देखा है स्टॉक ने। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से 6490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करें जब 6690 के ऊपर स्टॉक निकले। ओके, बजाज फाइनेंस क्लोज उतना शायद प्रभावशाली नहीं है, लेकिन
आज रिवर्सल का पॉइंट अच्छा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बाजार ही दिक्कत में है। यही अगर रिवर्सल एक स्ट्रॉन्ग बाजार में आया होता, मतलब एक स्ट्रक्चर वीक था, सडनली उसने ऐसी अगर तेज़ी पकड़ ली होती तो वो काफ़ी समय के लिए चेस करने लायक होती, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। मारुति के लिए आज का दिन थोड़ा सा ट्रबल भरा रहा था इनिशियली, स्पेशली जब आई थिंक बैंक ऑफ जापान का वो निर्णय आया। हम देख रहे थे कि डॉलर वर्सेस आई थिंक जरा एक बार लिखाइए जरा येन का वो क्रॉस कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली लेवल्स लिखाइए। सुबह सुबह मेरे ख्याल से 140-80 तक चला गया था, उसके बाद मारुति काफ़ी कमज़ोर खुला और अब करीब 11,602 की ट्रैजेक्टरी में चला गया। मतलब फिर भी रिकवरी इसमें ठीक ठाक है, ऐसा अगर आप देखें कोई बहुत ही ख़राब क्लोजिंग नहीं आ रही है। और बजाज ऑटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ करीब 8607 पे, और एक स्पेस में ये हल्की सी जो आई थिंक स्टेबिलिटी नज़र आई अगेंस्ट ऑल आउट्स, वो था थोड़ा सा केमिकल बास्केट के कुछ स्टॉक्स। दीपक नाइट्राइट आज सिंक नहीं हुआ, आज ऑलमोस्ट एक अच्छा ग्राउंड अपने साथ लेके जा रहा है करीब 2116 पे। बहरहाल ये जो क्लोज है वो काफ़ी ख़राब है, और आप ये समझिए कि 10 नवंबर 2023 के बाद पहली बार निफ्टी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। तो टेक्निकल सेटअप निफ्टी आईटी ने आज काफ़ी ख़राब कर दिया है। बाकी क्लोजिंग विशेषांक आइए देखते हैं हर्षता के साथ बड़ी वॉल पे। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, आज का दिन वैसे थोड़ा सा खराब ही रहा, पर डे लो के आसपास ही क्लोज देखने को मिलेगा। 21,807 मैंने नोटिस किया था, कुछ ही देर पहले हमने वो लो छुआ और 814 के आसपास इस समय क्लोज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर 1% के नुकसान पर ये मार्केट बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस आज कंटिन्यू हुई हैं, 223 अंकों का नुकसान। इधर आपके लिए लेकर आते हैं निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज वाला इंडेक्स, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। वहां पर क्या सिचुएशन उभर कर आई, कोई 3 PM मूव नहीं, कोई 230 PM मूव नहीं, मंदी और सिर्फ मंदी। यहाँ पर भी एकदम फ्लैट सेशन, 37 अंकों की गिरावट देखी गई। लेकिन आज जो बड़ा दबाव देखने को मिला है वो आया आईटी कंपनियों में। निफ्टी आईटी करीब 3% के नुकसान पर 1067 पर आया जाकर टिकता हुआ, और साथ ही एफएमसीजी पैक में भी हमने देखा है वो वीकनेस ही परसिस्ट करती हुई दिखाई दी थी। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप गौर करेंगे, गिरने वाले शेयर फिर से पूरी तरह से कमान संभालते हुए, तेजी बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी है। एक बार वो सेक्टोरल चाल कैसी रही है वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप। तो निफ्टी बैंक कल एक्सपायरी से पहले 165 अंकों की गिरावट, मेटल्स आज 1% नीचे, फार्मा में 2% का नुकसान देखने को मिला। तो ये डिफेंसिव क्रॉस कर सकते हैं, वहां पर कुछ सपोर्ट नहीं मिला। एफएमसीजी डिफेंसिव, वहां पर सपोर्ट नहीं मिला, और आईटी से भी सपोर्ट नहीं मिला। हाई बीटा साइड पर आपके कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी बिकवाली का दबाव आता हुआ, बैंक्स तो कमजोर थे ही, और ऑटो कंपनियों में भी कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और आज के जो बिग लूजर्स रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स दिग्गज है टीसीएस। आज टाटा सन्स ने 0.65% हिस्सा बेचा, 4000 के आसपास वो सौदा होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 3970 के करीब का क्लोज दिखा रहा है। बीपी, एचपी, आईओसी, कच्चे तेल में उबाल का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ, इन स्टॉक्स में करेक्शन। डिफेंसिव में ना सिप्ला चला ना डॉक्टर रेड्डीज। अब गौर करिएगा, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स वीक था। यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर का कॉल शायद सीएलएसए जैसी कंपनी देती हुई दिखाई दी थी, तो इसका एक ओवरहैंग देखने को मिला है। ये पिडिलाइट पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर, इसको चेंज करेंगे। लेकिन बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, 2 बजाज ग्रुप की कंपनियां, आयशा, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। ये है आपके लिए फिलहाल ओवरऑल निफ्टी 50 का हाल। 250 अंकों के काफ़ी करीब का नुकसान, 21,813 के लेवल्स, तो 21,900 होल्ड नहीं कर पाए हैं। पिछले पूरे हफ्ते उसको डिफेंड किया था, उसके नीचे मार्केट जाकर स्लाइड करता हुआ। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला आपके लिए लेकर आएंगे टॉप परफॉर्मर्स। टीसीएस मंदी में, एबी सन लाइफ मंदी में आज उन सौदों के साथ कल भी ओएफएस जारी रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ का। आईओएल तेजी में था और एचजी इंफ्रा ऑर्डर विंस के चलते तेजी में रहे हैं। नीरज के आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर, तो प्रदीप फॉस्फेट, एचपीसीएल, आईओसी सब मंदी में। पिरामल फार्मा इन्होंने तेजी में रखा, वो करीब 3% ऊपर जाकर क्लोज हुआ। चलिए, तो ये थी नीरज जी की टीम और आशीष की टीम परफॉर्मेंस आज की, और क्लोज डेढ़ ऊपर, क्लोज काफ़ी ख़राब, टेक्निकल क्लोज ख़राब है, पहले आपको समझा चुका हूँ। और दोनों ही इंडिसेस अब
50 डे मार्क के नीचे और निफ्टी IT भी 50 डे मार्क के नीचे। टेक्निकल सेटअप हम अपने साथ बहुत ख़राब कैरी कर रहे हैं कल के लिए। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल बुधवार यानी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। एक बार फिर से कल मैं, अनुज, हर्षदा, नीरज जी और आशीष आपसे करेंगे मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।